Today we are going to start with a new topic in periodic table. ये basically IUPAC nomenclature rules है for elements with atomic number greater than 100. तो उसके रूल सबसे पहले देखते हैं. नॉमेनक्लेचर करना कैसे, जिसका मतलब एटॉमिक नंबर जिसके छोटे हैं उसको तो नेम कर लेते हैं क्योंकि एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं. बहुत से एलिमेंट्स के नाम नॉमेनक्लेचर के हिसाब से दिया गया है. ओके सबसे पहला रूल है, द नेम ऑफ द एलिमेंट शुड बी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम इट्स एटॉमिक नंबर यूजिंग फॉलोइंग न्यूमेरिकल रूट्स. यानी कि उसका एक न्यूमेरिकल रूट है. अब तुम बोलोगे मैम न्यूमेरिकल रूट्स क्या है, वो हम यहाँ पे बताएंगे. यहाँ पे बताएंगे कि 0 को हम नील बोलते हैं, ओके, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाय बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट, 9 को एन बोलते हैं, ENN. ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग लेटर ही उसका एब्रीवेशन है. तो जैसे कि अगर हमें एक नॉमेनक्लेट करना है कोई एक नाम और एंड में EM लगाया जाता है, एंड में कोई भी तुम नंबर करो उसके बाद EM लगाया जाता है. तो टेबल ऐसे है, जैसे 101 है तो क्या होगा, अन, क्योंकि 1 को अन बोलते हैं ना, 1 को अन बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, अन, और 0 को क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं. तो अन नील, और फिर से 1 है, फिर से अन, फिर से अन, और आखिरी में मैंने क्या कहा, EM लगाना. उसी तरह 102 को क्या बोलोगे, अन नील बायम. अब बायम में याद रखना IUM इसका भी है और B का भी आई है, दो आई है. वैसे तो यहाँ पे 2 आई होने चाहिए, लेकिन एक आई आपको हटाना है, यानी कि बाय का आई हटा के सिर्फ EM का आई रखना. ये रूल में देखो, रूल एक आध और पढ़ेंगे हम लोग, रूल सुन लो. The root should be written together in the order of the digits present in the atomic number and should be terminated by the suffix EM. Suffix क्या लगाना है, EM. If N occurs before nil, okay, the second N of N, मतलब अगर N नील के पहले आए तो ये N हटा दोगे. उसी तरह सिमिलरली अगर I जो बाय का I है, जैसे मैंने अभी बताया, या ट्राई का I है, EM के पहले आ गया तो इसका आई हटा दोगे, जैसे कि हमने अनिल BM में हटाया. अब 103 में बताइए क्या होगा, अन, 0 मतलब नील, 3 मतलब ट्राई. अब ट्राई का आई हटा देंगे और EM का आई रखेंगे. ठीक है, उसी तरह आप सबके लिए नेम कर सकते हैं. ये पूरा टेबल आपके बुक में दिया गया है नॉमेनक्लेचर का. प्लीज़ इसके रूल्स भी लिखिए और कैसे IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हम डिराइव कर सकते हैं. इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं. तो सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिराइव बाय कंपोजिंग द इनिशियल लेटर्स ऑफ द न्यूमेरिकल रूट्स व्हेन विच कंस्टिट्यूट द नेम. यानी कि हम पूरा नील, अन, बाय, इनके इनिशियल लेटर्स भी हम लिख के भी इसका सिंबल बना सकते हैं. जैसे ये अभी इसका इनिशियल लेटर क्या होगा, 101 का UN और U है ना, UNU. तो इसका क्या बना सिंबल, UNU. तो ये जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं. उसके लिए पहले रूल्स और लेटर्स और सिंबल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ये टेबल को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. जब अगर ये टेबल आए, रूल्स आए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. आगे बढ़ते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया था, राइट. हमने बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो E3 का हमेशा E2 से ज़्यादा रहता है कंपेयर टू E1. लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इसका मैंने एक वीडियो बनाया था पीरियोडिक टेबल के. उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पढ़ा दी थी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज्ड involved on addition of an electron to the outermost shell of an isolated gaseous atom of that element to form a gaseous anion. यानी कि एनायन बना रहे हैं हम. जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो Cl- बनेगा, यानी कि वो एक एनायन बनेगा. एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहाँ पे, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम. हमेशा हम आइसोलेटेड गैशियस एटम ही बोलते हैं. क्लोरीन का सॉलिड फॉर्म में नहीं, मतलब
कोई भी एलिमेंट का सॉलिड फॉर्म में उसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले या दे सकते हैं, उसको पहले गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी मिल के सब लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है अक्सर नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये हमने स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट डिपेंड्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। देखो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमें एनर्जी देनी पड़ती थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमें एनर्जी क्या होता है? देनी पड़ती थी। और इसीलिए हम कहते थे कि एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा था, है ना। इसीलिए हम उसको डेल पॉजिटिव लिखते थे, या कि पॉजिटिव लिख सकते थे, या हम लिख सकते थे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव होता है ना, या डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि एनर्जी दी जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इसमें जो डेल्टा एच होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। क्यों नेगेटिव रहता है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट है। जैसे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब होता है ना, उसी तरह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम केजी मोल पर मोल पे मेजर करते हैं, ये याद रखना। और यूनिट है ये, इसका यूनिट भी याद रखना। और एक चीज़ याद रखना कि जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत मुश्किल होगा ना। तो इसीलिए ये टेबल में आप लोग देख लो। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्लेन करती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लो, अगर आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है? 8। अब अभी क्योंकि तुम लोग अभी बड़े हो गए, तुम लोग को पता होना चाहिए कि 2 क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8 यानी कि 1s2, 2s2, 2p2, 2p4, 2p6, सॉरी कैसे 6 4 हुआ ना, 2 3 4 5 6, यानी कि 2p4 है ये। 2p4 क्यों? 2p4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 2p6 बनाने के लिए, है ना। तो इसीलिए अगर मैं ले लैंग्वेज में बोलूँ, जो बचपन वाले लैंग्वेज में 2,6 है, 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें चाहिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें चाहिए। ऐसे भी तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आने के लिए ऑक्सीजन सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, स्टेप बाय स्टेप लेगा ना, इकट्ठा नहीं लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा? O- बनेगा। यस मैम, समझ में आया। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? -141 kg जूल्स है। और यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमेशा, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। याद रखना, याद रखना, पहला वाला नेगेटिव होगा। तो मैम दूसरा वाला क्या होगा? क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब O- के, अब O को इलेक्ट्रॉन ना ऐड करना, अब इस O- को एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या होगा? O2- बन जाएगा, क्योंकि एक और O2- बन जाएगा। अब O2- बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हमारा, है ना, H2, H1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, ये देखो +780.0 किलो जूल्स है, यानी कि पॉजिटिव है। और इतना ज़्यादा पॉजिटिव है यानी कि एनर्जी देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी मैम? हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है मैम? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आसानी से ले लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा सा अब उसको नहीं चाहिए। पहले उसके पास इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको कहता है नहीं बाबा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ मोनोनेगेटिव गैसियस एटम, क्योंकि अब ये मोनोनेगेटिव गैसियस एटम हुआ। यस और नो? द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ओके। Therefore, the second electron gain enthalpy of element is always positive. यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, इसीलिए नेगेटिव है। यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है कि भैया एक और इलेक्ट्रॉन ले लो, तो एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है?
एब्जॉर्ब। और उसी तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद थर्ड भी और भी पॉजिटिव होगा। तो ये आप लोग समझो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये वाला बात समझो, ये मैंने E3 E2 E माइनस लिखा, सॉरी, I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो इसकी बात हुई थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या याद रखोगे आप लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये रखोगे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लगेगा, मतलब ऐड होगा, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसीलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ लेट अस मूव टू दिस टेबल। ये जो टेबल है आप लोग नोटिस करिए, यहाँ पे नोटिस करिए फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन देखो। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, वैसे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है। तो खैर यहाँ अक्रॉस द पीरियड सब बराबर बढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप में यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि -328 है फ्लोरीन का और क्लोरीन का -349, यानी कि फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्यों? रीज़न है फ्लोरीन का स्मॉल साइज होना और क्लोरीन का मतलब कंपैरेटिवली 20 है। बाकी सबके लिए सेम है। इसका मैं गिव रीज़न और इलेबरेट करूँगी, अभी पॉइंट्स आएंगे। तो फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड, फर्स्ट इज़ अ न्यूक्लियर चार्ज। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी, मतलब जो 10th वाले स्टैंडर्ड के मैंने लेक्चर भेजे थे उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली नेगेटिव विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज होता है। एटॉमिक साइज, विद द साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस से उतना दूर होगा इलेक्ट्रॉन्स, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेगा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो लेस नेगेटिव होगी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी लगेगी नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा फ्लोरीन का छोटा साइज़ है ना, तो यहाँ पे मैं जैसे मैं बताऊंगी अभी हैलोजन वाला टॉपिक। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। व्हेन एन एटम पोजेसेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो या तो कम्प्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड वाले केस में वेरी लिटल और प्रैक्टिकली नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एडेड इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। अब वेरिएशन थोड़ा देख लो अक्रॉस इन द पीरियोडिक टेबल। ये है कि इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज मोर एंड मोर नेगेटिव ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड डाउन द ग्रुप भी एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है, यानी कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होना यानी कि बढ़ रहा है और लेस नेगेटिव होना कि घट रहा है। ये समझो टॉपिक, ओके। सो नोटेबल ट्रेंड्स इन हैलोजेंस देख लो। हैलोजेंस हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ईच हैलोजन एटम कैन एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा, अब जिसको सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक ही बस बाकी है भैया, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उस केस में उसको सबसे ज़्यादा मतलब वो मची होगी, जल्दबाजी मची होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो तो हैलोजन है ना, है कि नहीं? Halogens have a very strong tendency to accept the added electron. This is why the electron gain enthalpy values for halogens are the most negative in the periodic table. ये give reason के लिए आता है। अच्छा, the electron gain enthalpy of fluorine is more negative than fluorine. ये भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत आता है, क्योंकि जनरल ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप कम होने चाहिए, है ना, डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। ये मैंने टेबल में बताया है क्यों। रीज़न ये है, the added electron goes to 2p subshell in fluorine, while in chlorine it goes to 3p subshell. अगर अपने फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s 2s 2p 3s 2 2 2 6 और यहाँ पे 3p सबशेल में जाता है ना। 6 के कितना बचा, 6 2 8 9 10 है ना, 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 2p में जाएगा। फ्लोरीन में 2p लास्ट होगा, लेकिन क्लोरीन में 3p तक जाएगा। लॉजिक है ना, क्योंकि 17 है तो 3p के आगे जाएगा, यानी कि 2p सबशेल इज मोर कॉम्पैक्ट। ये जो 2p सबशेल है, क्योंकि 1s to 2p कितना हुआ यार, 6 नहीं होगा, 5 होगा, 2p 5 होगा ना, 5 6 7 8 9, और क्लोरीन का क्या होगा, 1s 2s 2p कितना हुआ, 2 2 6 6 to 10 1s 1s 2s 2p 3s है ना, 2 और p में कितने बचे, 5 है ना। तो यहाँ 3p की एंट्री है, यहाँ 2p की एंट्री है, तो 2p सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है।
मोर कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू 3p सबशेल, इसीलिए द फॉर्मर इज नियरर टू द न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस के करीब है, ये 2p वाला सबशेल न्यूक्लियस के करीब है कंपेयर टू 3p वाला सबशेल, और वेरी स्मॉल साइज भी है फ्लोरीन एटम का, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन 2p सबशेल बहुत होगा ना ऑब्वियसली ना, एकदम छोटा सा ये न्यूक्लियस है, फिर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने बचे 2 और 8 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 कितने में 9, यानी कि कितने करीब करीब है इलेक्ट्रॉन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक सब मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा मचा है वहाँ पे, इसीलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को हमें subshell of is much larger compared to in the 3p subshell of fluorine, therefore the added electron finds it easier to enter chlorine। उसको देखो एकदम भरे हुए कमरे में सोना किसको पसंद होगा, किसी को नहीं ना, तो आने वाला मेहमान भरे हुए कमरे में जाना पसंद करेगा कि वैसे कमरे में जाएगा जहाँ पे कम लोग हैं, तो वही वाली बात है, क्लोरीन के पास जाना आने वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पसंद करेगा कंपेयर टू ये फ्लोरीन जिसका साइज भी छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक आने वाला इलेक्ट्रॉन को भी वो रिपल्शन देते हैं, तो वो खुशी खुशी मेहमान की स्वागत नहीं कर रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो वाली बात हुई। तो फ्लोरीन नहीं करता है स्वागत, क्योंकि उसमें इंटर खुद ही आपस में इतनी लड़ाई और गचपच छोटा साइज है, तो क्लोरीन का इसीलिए ज़्यादा नेगेटिव है। दिस इज़ वाई दैट इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन को ज़्यादा नेगेटिव होना ना, तो ज़्यादा इच्छा है आने वाले इलेक्ट्रॉन को लेना, लेकिन फ्लोरीन को ज़्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि आपस में उनकी साइज़ इतनी छोटी है, इलेक्ट्रॉन का इतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इसीलिए रीज़न आपको ये देना होगा और प्रॉपरली देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देना होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द नोबल गैस एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू अ लार्ज पॉजिटिव। ऑब्वियसली क्यों नहीं पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं नोबल गैस को। ओके, नोबल गैस ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, चाहे नियॉन ले लो, चाहे हीलियम ले लो, चाहे कोई भी नोबल गैस ले लो, उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है कि नहीं होता है? यस मैम। तो ड्यू टू स्टेबल, तो ये रीज़न दो, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दीज एलिमेंट्स प्रैक्टिकली हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एडेड इलेक्ट्रॉन, hence the values of electron gain enthalpy for these elements are large positive, very very important। electron gain enthalpy of nitrogen is positive। अब नाइट्रोजन का मैम क्यों पॉजिटिव है? नाइट्रोजन तो मतलब थोड़ा सा अक्रॉस द पीरियड जा रहा है, तब भी पॉजिटिव है। ये देखो टेबल पे देखिए, आप लोग नोटिस करिए, अक्रॉस द पीरियड मोर नेगेटिव होते जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। तो इसीलिए प्लीज़ 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 नोट करिए, नाइट्रोजन का पॉजिटिव बीच में कहाँ से आ गया मैम? बाकी किसी का तो पॉजिटिव, यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया, क्यों आया? तो रीज़न ये है, अगेन हाफ फील्ड सबशेल। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 है, यानी कि ये जो है हाफ फील्ड सबशेल है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड, भैया ये नोबल गैस वाला ही काम कर रहे हैं, फिर हाफ फील्ड भी बहुत स्टेबल होता है ना। तो ड्यू टू दिस रिलेटिव मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन, नाइट्रोजन एटम डज नॉट एक्सेप्ट द एडेड इलेक्ट्रॉन इजीली। इसको नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए मतलब ज़बरदस्ती दो, ज़बरदस्ती दो मतलब पॉजिटिव है, और खुद से ले रहा है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ये लॉजिक समझ में आया? व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इट, हेंस इन केस ऑफ नाइट्रोजन द प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक। एंडो मतलब क्या? हीट दिया जाता है। एक्सोथर्मिक वैसे तो नेगेटिव होना यानी कि एक्सोथर्मिक होना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे तो एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड सबशेल है, इस वजह से इसका जो प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का प्रोसेस होता है, वो एंडोथर्मिक होता है। सो कॉन्सिक्वेंटली इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कैसा वैल्यू है? पॉजिटिव। ना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग मेरे लेक्चर देख ही रहो, तो मैंने बहुत सारे इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में है, बहुत सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स विल हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वाई? एन और ओ? ऑब्वियसली एन, मैंने रीज़न बता दिया। एफ और सी एल? ऑब्वियसली किसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा? सी एल का। यहाँ पे O will have more negative electron gain enthalpy and Cl also will have more। तो ये रीज़न, तो मैं इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि मैं अगेन डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब दो कोवलेंट बॉन्ड में एटम होते हैं, है ना, उस केस में जैसे कि HCl है, HCl में
क्योंकि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, अगर NaCl है तो हमें तो पक्का पता है Na का पॉजिटिव है Cl का माइनस है। क्यों पता है? क्यों हमें पता है कि Na इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Cl ले रहा है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो एक आयोनिक बॉन्ड है NaCl। कोवलेंट बॉन्ड के केस में हमें कैसे पता चलेगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? इस केस में याद रखना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एटम का जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे क्लोरीन का या 7 है हाइड्रोजन, उसकी तरफ पल्ला ज़्यादा होता है, वो डेल नेगेटिव बन जाता है और हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ये पार्शली आयोनिक वाला कैरेक्टर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड में भी आ जाता है। ये मैं पहले, अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे इलेक्ट्रोनेगेटिव का, तो प्लीज़ देखिए। और डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्डिंग तो शेयर्ड पेयर थी आपस में, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हिज ओन साइड इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। और ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड में होता है, याद रखना। ठीक है, तो Pauling ने इस प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन। दो इट इज रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज इन अ जनरल वे, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। वेरियस एटम्स हैव बीन मेड टू इवॉल्व अ क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही चीज़ कुछ न्यू है आपके लिए। क्या कि हम क्वांटिटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर करें मैम? तो उसने फॉर्मूला दिया है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस A माइनस बी होगा, यानी कि दो एटम का बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ऐसा याद रखो। और उसका ये फॉर्मूला दिया। हमें नहीं लगता तुम्हारे सिलेबस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करना आएगा, अगर है तो कुछ नहीं, उसका फॉर्मूला याद रख लेना बस। और यहाँ पे उसके कुछ वो दिए गए हैं मिलिकन स्केल, और ये आपके सिलेबस में नहीं, ये आपके JEE नीट लेवल के इसमें है। मिलिकन स्केल भी दिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन 2। तो यहाँ पे आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ओके, ना फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑब्वियसली। साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम भी मैंने डिस्कस किया था कि जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई, देखो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखो इस, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम ग्रेटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल आयन का +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, और Fe2 मतलब आयन का +3 भी होता है +2 भी होता है, तो किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा? Fe3+ का कंपेयर टू Fe2+, क्योंकि ये स्टेटमेंट याद रखना आपको। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ना हाइब्रिडाइजेशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट टू यू ऑल, याद रखना। अब ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। अभी तो तुम लोगों को नहीं मालूम है जिसने पहली बार ये लेक्चर देखा है, तो इसीलिए आप लोग को मेरा केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर देखना होगा, जहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन, शायद लेक्चर नंबर 5 है ना उसका, उसमें हाइब्रिडाइजेशन है। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो इफेक्ट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ग्रेटर द एस कैरेक्टर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, SP का मिक्स होना। जितना S कैरेक्टर, अगर S और P मिक्स हो रहा है, एक S और एक P, यानी कि 50-50% कैरेक्टर होगा दोनों का। एक S और 2 P ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो कितना होगा? 33.3% होगा, है ना। अगर एक S और 3 P हो रहा है तो 25% S कैरेक्टर होगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बस अभी के लिए इतना याद रख लो, sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सबसे कम होता है, डिपेंड ऑन sp2, डिपेंड ऑन sp। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, sp में ज़्यादा होगा ना, तो ये हम उधर अप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठंडा पानी पी रहे हैं। ओके ओके, तो ये कुछ टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वैल्यूज़ दिए गए पॉलिंग स्केल के हिसाब से, ये आप लोग देख सकते हो। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वेरिएशन भी याद रखना, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है ना, और डाउन द ग्रुप घटता है, ये याद रखना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है, याद रखना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन बहुत होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन बहुत होते हैं। वेरिएशन क्यों होते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में? बताइए क्या ट्रेंड है? ओवर टू यू, बताओ। क्यों नहीं आता आपको? आज मैंने तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बेसिकली, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर, उसके जितना मॉलिक्यूल्स में कितने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उस पर बेस होगा।
ये सुनो, अगर टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं भैया, खतरों से खिलाड़ी बनना पड़ेगा आपको। सो दिस प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, वेरिएशन कैसा होगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड बोर मतलब और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द फर्स्ट इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, यस और नो। ईच मैक्सिमम वैल्यूज for elements of group 14 and then start decreasing regularly. This trend is quite evident from the table given in 13.5. यहाँ पे आप लोग नोटिस करिए कि across the period कैसे हमारा melting point, एक चीज़ और नोटिस करिए, melting point of beryllium लिथियम का लिथियम का बेरिलियम से कम है, देन फिर बढ़ते जा रहा है, फिर नाइट्रोजन का कम है, फिर कम होते जा रहा है। तो ये रीज़न क्या होगा, क्या कौन बताएगा मुझे? क्योंकि अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा। आपको इतना डिटेल में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने बताया ना नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है, ये सब पता है आपको। वेरिएशन इन ग्रुप्स में भी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 कौन सा अल्कली मेटल है, ग्रुप 2 कौन सा अल्कलाइन अर्थ में। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, है ना, क्यों, क्योंकि जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतना वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, उतना उसको तोड़ना आसान होगा, है ना। तो द मिक्स ट्रेंड्स, बट फिर भी मिक्स ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व, एक्सेप्शंस है 13, 14, 15 and 17 and 18. The melting and boiling point increase with increase in atomic number. Yes, these trends are evident from the data given below. Now what about diagonal relationship? What is diagonal relationship? जब हम across the केमिस्ट्री लाए हो, सो बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, मैं पीरियोडिक टेबल में ही बताती हूँ आपको कि जैसे हम डायगोनली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जाते हैं, डायगोनली यानी कि क्या, लिथियम का मैग्नीशियम से दोस्ती है ऐसे याद रखना, बेरिलियम का इधर जाओ आप लोग, एल्यूमिनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की दोस्ती है, ऐसे याद रखना। इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ होते हैं, सिमिलैरिटीज़ इन सर्टन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायगोनल ऑपोजिट प्लेस्ड एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि सेकेंड पीरियड का थर्ड पीरियड से एलिमेंट से होगा, है ना, थर्ड के फोर्थ। तो ये जो है इन सेवरल प्रॉपर्टीज, जो लिथियम है इट विल रिजेंबल मैग्नीशियम, उसी तरह बेरिलियम विल रिजेंबल एल्यूमिनियम, वाइल बोरॉन, ये टॉपिक मैंने 11th 10th में भी कवर किया है, अभी फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। Moving further, periodic trends in the properties of halides, hydroxides and sulfates. Now, periodic trends are not only observed for the elements present in group, but many of the compounds also show periodic variation. यानी कि अभी तक तो हम सिर्फ एक एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, अब उसके हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो वी शैल इलस्ट्रेट दिस फैक्ट बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड दैट इज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलाइड्स, देखो फॉर द सेम हैलाइड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम हैलाइड्स आर हायर देन दोज ऑफ लिथियम हैलाइड। देखो सोडियम और लिथियम एक ही ग्रुप में आते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, सोडियम के हैलाइड की मेल्टिंग पॉइंट लिथियम के हैलाइड से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल कोवेलेंट करंट। देखो लिथियम वाला क्वेश्चन 100% आएगा स्टूडेंट्स, लिथियम बहुत फेवरेट है किसके, एग्जामिनर का। लिथियम का जब भी कोई आया उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर है, भले वो आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं लेकिन उसकी छोटी साइज उसको मजबूर करती है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बनाए, समझे, वो विलिंग नहीं होता अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है ना। देखो ये देखो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि 2 इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पकड़ में इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है, तो वो कोवेलेंट की तरफ बिहेव करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तो लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, या लिथियम हैलाइड की कह दो तुम, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। LiH3 लिथियम की वैलेंसी इधर हो गए, तो ये याद रखना। आफ्टर सोडियम द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज रेगुलर इन, और जनरली तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए हैलाइड्स का, अगर लिथियम हैलाइड्स बनाए हम लोगों ने हैलाइड्स ना, तो X3, रुको X का वैलेंसी कितना होता है 1, हाँ 1, LiX3 कहेंगे हम,
तो डाउन द ग्रुप अगर पहले अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स की बात करो ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन लिथियम का क्या है, ज़्यादा है, ये एक्सेप्शन है। ओके, और उसी तरह आगे बढ़े तो यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो आप लोग। लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बताओ तो ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा करेक्ट करो, सोडियम हैलाइड्स का ज़्यादा है, क्योंकि लिथियम हैलाइड कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना आयनिक बॉन्ड से इजी है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक करेक्ट करो कि लिथियम हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट कम है और सोडियम हैलाइड का बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिथियम हैलाइड का साइज छोटा है, तो वो एक कोवेलेंट वाला कैरेक्टर शो करता है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है ना, तो यहाँ पे करेक्ट करिए। तो लिथियम क्लोराइड का देखो, मैंने ग्राफ में फिर और फोकस किया तो देखा कि लिथियम क्लोराइड का कम है, फिर सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा है, फिर डाउन द ग्रुप वही ट्रेंड चल रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लोराइड की भी बात करो, सोडियम फ्लोराइड का ज़्यादा है कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड NaBr NaI। तो इसे ग्राफ दिया जाएगा, शायद क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग कोई भी रीडिंग कर सकते हो। तो डिक्रीजिंग ट्रेंड इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग आयनिक ट्रेंड है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं रेडियाई बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट तो आसानी से घटता ही होगा ना। तो वही चीज़ फॉर द सेम अल्कली मेटल, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज रेगुलरली इन द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फ्लोराइड से ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर आयोडीन का है। फिर डाउन द ग्रुप भी क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। यानी कि आप लोग एक चीज़ बढ़िया कर सकते हो, अल्कली मेटल्स को और हैलाइड्स को कंपेयर करो, इन लोग एक दूसरे के ऑपोजिट है। दिस ट्रेंड इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द शोन। यहाँ पे आयनिक रेडिया बढ़ रहा है, दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी ऑफ एन एनायन लीड्स टू डिक्रीज इन लेटाइस एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को याद रखने होंगे रीजंस। अब नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। सोल्यूबिलिटी यानी कि क्या, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाना। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी है उससे कंपेयर टू, मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज इज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीसियम। ठीक है, डाउन द ग्रुप। तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर फेयरली सोल्यूबल इन वाटर। द सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज in going down the group. तो going down the group solubility increases, basic character also increases। तो दोनों को आप लोगों को लर्न करना होगा। सोल्यूबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, तो अल्कली मेटल जो है कार्बोनेट फॉर्म करते हैं M2CO3। वाई M2CO3? क्योंकि अल्कली मेटल्स का क्या है, अल्कली मेटल बताओ, कोई भी अल्कली मेटल बताओ, है ना, लिथियम होगा, सोडियम होगा, तो कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। अल्कली मेटल में A लिख रही हूँ, उसकी वैलेंसी 1 होती है, क्रिस क्रॉस करो तो क्या बनेगा, M लिख रही हूँ, चलो M2 इसकी वैलेंसी इसको आई और CO3 को 1 आई, तो M2CO3 टाइप का ही तो बनेगा कंपाउंड। तो ये आप लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, अच्छे से पानी में घुल जाते हैं, और जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एट रूम टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ओके, तो कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट स्टेबल। तो मैंने क्या क्या बताया, बेसिक कैरेक्टर बताया ऑफ हाइड्रोक्साइड और सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स बताए। बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ती है, ओके, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, और सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ठीक है, और रीज़न तो आप लोगों को पता है, क्योंकि कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट स्टेबल टूवर्ड्स हीट, उसमें से सबसे लीस्ट स्टेबल Li2CO3 है। ओके, the carbonates of other alkali metals are quite stable and they do not decompose। और Li2CO3 डिकम्पोज हो जाता है ना, डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन बाकी के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते। रीज़न क्या दोगे तुम लोग एग्जाम में, गिव रीज़न आएगा कि Li2CO3 डिकम्पोज हो रहा है, उसके कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहे हैं, लेकिन बाकी के डिकम्पोज नहीं हो रहे। तो सबसे पहले स्मॉल साइज, सबसे बढ़िया रीज़न स्मॉल साइज। फ्लोरीन है, चल लिथियम है, सबसे पहले वाला रीज़न स्मॉल साइज दे दो। दूसरा रीज़न दे दो
कि Li प्लस आयन का भी अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला भी है तो Li प्लस आयन बनेगा, तो उसका तो और ही छोटा साइज होगा। और स्मॉल Li प्लस आयन्स आर अनेबल टू स्टेबलाइज लार्ज सी, अरे बाबा एक छोटू एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ साथ में एक दूसरे का बॉन्ड ठीक से मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबलाइज ही नहीं हो पा रहे हैं। सो अदर अल्कली मेटल आयन्स आर लार्जर इन साइज कंपेयर टू दिस, कैन इफेक्टिवली स्टेबल। तो यहाँ आयन्स लिखना ज़रूरी है, लिथियम एटम ना लिख देना स्मॉल इनसाइड, लिथियम आयन छोटा साइज का है और कार्बोनेट आयन बड़ा साइज का, छोटू बड़ू का स्टेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, ऐसा याद रखना। ओके, दैट इज व्हाई अदर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर क्वाइट स्टेबल कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू लिथियम के कार्बोनेट से, ठीक है। ओके, अब उसी तरह पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल का तो बता दिया मैंने। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में याद रखना बेसिक कैरेक्टर एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड किस टाइप का होगा, MOH2 ना, M की वैलेंसी 2 है, OH की वैलेंसी -1 है, क्रिस क्रॉस करके MOH2 बन गया, ठीक है मैम, ये तो समझ गए, इस टाइप का होता है। दिस हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो बेसिक बट दे आर लेस बेसिक एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल। ये भी क्वेश्चन आता है अक्रॉस द पीरियड, क्या हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बेसिक कौन है, अल्कली मेटल्स कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ज़्यादा बेसिक कौन है, अल्कली मेटल कंपेयर, तो दे आर लेस बेसिक, बेसिक है लेकिन लेस बेसिक। सो ये भी पूछा जाता है क्यों, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज इन गोइंग डाउन द ग्रुप, ओके, एंड डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, ओके। सो BeOH2 इज एम्फोटेरिक, BeOH2 इज एम्फोटेरिक, MgOH2 इज अ वीक बेस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका हम ग्राफ देखते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे याद रखिए, BeOH2 एम्फोटेरिक है, MgOH2 वीक है, कैल्शियम मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है और BeOH2 स्ट्रांगली बेसिक। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप का उल्टा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये दिखा उसके हाइड्रोक्साइड्स के क्या हो रहे हैं, बेसिसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है, लॉजिक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। सो द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, वहाँ पे उनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा थी, द सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज रेगुलरली इन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे भी गोइंग डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, वहाँ भी वैसा ही था, अल्कली मेटल्स का भी वही ट्रेंड था। तो ये ग्राफ आप लोग रीड कर लेना। तो सोल्यूबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, हाँ कार्बोनेट की बात करो तो उनका MCO3 टाइप होता है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, CO3 की वैलेंसी क्या होती है भाई, CO3 की -2 होती है, 2 होती है, और M की भी 2 होती है, कैंसिल आउट हो गया, बना क्या MCO3। समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया पहले 8, 9, 10 की केमिस्ट्री पढ़ के आओ, फिर समझ में आ जाएगा। अब यही बोल सकती हूँ मैं, इसके आगे कुछ नहीं। दे आर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल इन वाटर एंड द सोल्यूबिलिटी इज फर्दर डिक्रीज इन गोइंग डाउन द ग्रुप। सो MgSO3 स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट BsA3 इज ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यानी कि बेरियम डाउन द ग्रुप 4th पोजीशन पे आ रहा है, MgSO3 डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है और MgCO3 लेस सोल्यूबल है, लेकिन BO3 ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है। अच्छा, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं, डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इतनी डिक्रीज हो रही है कि BA तक पहुंचते पहुंचते BA के कार्बोनेट में बिल्कुल इनसोल्यूबल हो जा रहा है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ना, बाप तो मांगे तक तो थोड़ा सोल्यूबल है, नीचे पहुंचते पहुंचते कम्प्लीटली इनसोल्यूबल है। सो द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस स्टेबल टुवर्ड्स हीट एंड डीकम्पोज टू गिव कार्बन। जो भी चीज़ डीकम्पोज हो रहा था, जैसे वहाँ पे लिथियम का कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये लोग भी लेस स्टेबल है, इन लोग भी डीकम्पोज हो जाते हैं। सो however the stability of these carbonates increase on moving down the group, the decomposition temperature of these carbonates are as follows। तो decomposition temperature down the group क्या हो रहा है, decomposition को जो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, और मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोनेट बढ़ रही है, ओके, और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। समझ में आया। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सल्फेट्स की बात करो, ये आखिरी टॉपिक है इसलिए परेशान मत हो। तो सोल्यूबिलिटी सल्फेट्स तो पता है ना, SO4। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म सल्फेट्स ऑफ द डाई MS4 ऑब्वियसली, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वैलेंसी भी 2 है, क्रिस क्रॉस होके MS4 बन गया। तो BeSO4 है तो
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी सबके सल्फेट लिखो, और क्या लिखो, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बस इतना लिख देना। ये सारे ट्रेंड्स याद रखना, और ये वाला टेबल ज़रूर बनाना। मैंने पहले 10th स्टैंडर्ड में बनवाया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है ये, ठीक है। और डाउन द ग्रुप उल्टा होती है उसका, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। बाकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है और मेटेलिक कैरेक्टर घटती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रही है। कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, इस पूरे चैप्टर मैंने SPDF ब्लॉक इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को पता है कि S ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, P ब्लॉक को, S और P को मिला के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, D को ट्रांजिशन और F को इनर ट्रांजिशन। अब आपको क्या करना है पता है, एज अ होमवर्क सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, मतलब SPDF के ऊपर भी छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बहुत ईजी है SPDF पीरियोडिक टेबल में, याद रखना है SPDF, और सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखे गए है ना। N स्टैंड्स फॉर द क्या, N क्या होता है कि कौन से वाले शेल में है, और S हमें बताता है SPD ऑर्बिटल बताता है, 1 से 2 ही ऑर्बिटल होते हैं। और इसमें देखो, इसमें भी आप लोगों को कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, अभी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद कर लीजिए, ठीक है। और थोड़े थोड़े इसके प्रॉपर्टीज़ है वो भी लर्न कर लीजिए। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।